अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सीक एंड डिस्ट्रॉय के ऊपर है। टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। ये जो ट्रेडिंग है, मैं हमेशा की तरह बात करता हूँ कि जो ट्रेडिंग की फील्ड है, ट्रेडिंग है, ये भाई जो है आपके पास, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क मैनेजमेंट करनी। अब आपकी रिस्क मैनेजमेंट बेशक आपके पास छोटा अकाउंट है तो भी आपने उसी तरीके से करनी है, बेशक आपके पास बड़ा अकाउंट है तो भी आपने उसी तरीके से ही रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट में आता क्या, अगर तो आपके पास अपना कैपिटल है, ठीक है, और आपके पास छोटा कैपिटल है, तो आपने एक ट्रेड के अंदर 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अब 5% से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल $1,000 का कैपिटल है। $1,000 का है, अगर आप लर्निंग में है, 1000 सेंट को समझ लें, आप सेंट को भी एज अ डॉलर लोगे। ठीक है, आपने अपने माइंड सेट के अंदर रखना। अब आपके पास $1,000 का आपके पास अकाउंट है। अभी $1,000 का जब आपके पास अकाउंट है तो इसका 5% बनाए, वो कितना बनता है? 1000 का अगर 5% करें, जल्दी से मुझे करके बताएं कितना बनता है। अल्लाह के बंदो, इतनी तो कैलकुलेशन नहीं है। $50 बनता है, जस्ट आप लोगों की मैं जो है पार्टिसिपेशन चाहता था। तो वो आपके पास बनता है 5%। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर $1,000 का कैपिटल है, आप उसके ऊपर 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे पर ट्रेड। मींस के आपका जो रिस्क है वो $50 से बड़ा आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका एक दिन का जो लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो $50 होना चाहिए। इससे बड़ा आपके पास लॉस नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जो आप मतलब जो हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है, जिसमें अगर आप कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो वो ये चीज है। उसके बाद अब आपके पास ये 5% से, अब इसको आपने कैसे डिवाइड करना है, कैसे ट्रेड करनी है, वो आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है। किस तरह कि आपने कैलकुलेशन करनी है कि लॉट्स और बिप्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड कर रहे हो, आपको एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। अब ये जो ट्रेड है 1:2 के अकॉर्डिंग हम इसको प्लान करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास 1:2 का एक सेटअप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक ट्रेड कर, अब यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस की तरफ आए तो वो कितना बनता है? 37.4, मतलब 37 पॉइंट जो है वो हमारे पास एसएल है। अगर हम टेक प्रॉफिट की बात करें तो वो जो हमारे पास कितने पॉइंट्स का, 75 पॉइंट्स का। अगर हम इसको पिप्स के अंदर बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 370 पिप्स का है, और जो हमारा टारगेट है वो हमारे पास कितना है? 750 पिप्स का। अब आपको ये चीज पता लगी कि जी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितने पिप्स का होने वाला है? 370 का। और जो आपके पास टारगेट है वो आपके पास 750 पिप्स का। अब आप यहाँ पे कभी भी आप मुझे बताएं कि 1 की लॉट ओपन कर सकते हैं, मतलब 0.1 की बात करो। अगर आप 0.1 की लॉट ओपन करते हो तो ये आपके पास कितने पिप्स बनते हैं? 370 पिप्स बनते हैं, और 1 पिप पे $1 होता है। मतलब कि अगर आप 0.1 की लॉट ओपन करते हो तो ये आपके पास कितना लॉस जाएगा? $370। मीन्स कि आप यहाँ पे कभी भी जो है वो आप 0.1 की लॉट ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एसएल वो बड़ा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे 0.05 की लॉट ओपन करते हो, अब 0.05 की लॉट ओपन करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ हो जाएगा। मतलब कि अगर 370 है तो वो आपके पास हो जाएगा तकरीबन 170 के आसपास ना। और अगर आप उससे भी हाफ करते हो तो वो आपके पास तकरीबन उसका हाफ हो जाएगा 980 85 के पास। अगर उससे भी हाफ यानी 0.01 की लॉट पे ओपन करते हो, अगर आप 0.01 की लॉट ओपन करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करो। 0.1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 370 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा $37। मीन्स कि आप 0.015 की लॉट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो इस ट्रेड के लिए। मतलब कि कैलकुलेशन आपकी, अब ये बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन है, इसको कैसे पता लगेगा? जब आपने इसकी रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान किया होगा। प्लान कैसे? कि पहले आपको पता हो कि आपने 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आप 5% से ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आप अपने कैपिटल का कहीं ना कहीं लॉस करोगे एट द एंड ऑफ टाइम। आपके पास मतलब आप अगर 10% का किसी ट्रेड में ले रहे हो, किसी ट्रेड में आप जो रैंडम लॉस ले रहे हो, रैंडम आप कैपिटल यूज कर रहे हो, तो आपका एक लॉस लगेगा, आपके पिछले 8 10 दिन से जो आप मेहनत करते हुए जा रहे हो वो सारी की सारी एक साइड पे चली जाएगी, सिर्फ एक अब छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो आपने कोशिश करना है कि आप अपना माइंडसेट बनाए कि मैंने 5% से ज्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं लेना। 5% का रिस्क लेंगे और उसके अलावा फिर उसको डिवाइड करेंगे डे पे। अब आप उसको आगे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो कि मैंने कितनी ट्रेड्स करनी है। कि अगर मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ये नहीं कि $50 की अगर मैंने टारगेट रखा हो तो एक ही ट्रेड मेरी ले जाए, मेरे सेकंड ट्रेड करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं ना हो। अब उसको करो कि अगर 50 आपने स्टॉप लॉस रखा तो आप उसको 25 25 की दो ट्रेड्स के अंदर डिवाइड कर लें। कि एक ट्रेड में मैं $25 का ऐसा लूंगा, सेकंड ट्रेड के अंदर मैं $25 का ऐसा लूंगा। ये चीज हमने पहले रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की थी डिटेल में। जस्ट मैं आज आपसे अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये बताओ कि आपकी कैलकुलेशन कितनी है। तो सिंपल वर्डिंग में 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना, और जो 5% की अमाउंट बनती है उसको भी कोशिश करें कि आप दो ट्रेड्स के अंदर जो है डिवाइड करें। आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने परफेक्ट सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी है। वो आपको एक या दो ही आपको एक दिन के अंदर मिलेगी, तो आप कोशिश करें कि दो ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी अपने पास रखें। इससे ज्यादा अगर आपका 50 का ऐसा लग गया तो 24 घंटे आपको ट्रेड नहीं करनी, आपने नहीं करनी। और इसी तरह अगर आप फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करते हो तो उस पे यहाँ पे तो आप रियल अकाउंट के ऊपर 5% का ले रहे हो, फंडेड अकाउंट पे आपने 1% से ज्यादा जो है वो रिस्क नहीं लेना। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो फंडेड अकाउंट लेना है, जो पहला है वो $5,000 का।
ठीक है, उसका जो 1% आपके पास बनता है वो आपके पास बनता है $50। तो आपने जो है $50 से बड़ा ऐसा नहीं लेना फंडेड अकाउंट के ऊपर एक दिन के अंदर, मतलब 1% से ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ पे आपको टारगेट पता क्या मिलता है अकाउंट पास करने के लिए? सिर्फ 8%। ठीक है, 8% मिलता है। अगर आप 1:2 के साथ चलते हो, आपकी पहली ट्रेड लॉस में चली जाती है, सेकंड ट्रेड आपकी विन कर जाते हो 1:2 के साथ, तो पिछला भी आ गया और आप ब्रेक इवन के ऊपर आप चले जाओगे, मतलब लॉस भी रिकवर हो गया और आप ब्रेक इवन के ऊपर चले जाओगे। और बहुत जल्दी आपका तकरीबन 10 से 15 ट्रेड्स के अंदर आपका जो है वो अकाउंट पास हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर 1%, अगर $50 का रिस्क ले रहे हो तो रिवार्ड आपका $100 का होगा, 100 एंड प्लस ही होगा, क्योंकि 1:2 मिनिमम हम ट्रेड करते हैं। तो जब ये फंडेड अकाउंट का टॉपिक आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको अगेन बताऊंगा। तो होप सो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की समझ पहले भी आई हुई थी, नहीं तो आप जाके वीडियो पढ़ी भी है, आप रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। जो मेन मेन था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो सीक एंड डिस्ट्रॉय है। उससे पहले ना हम थोड़ा सा जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है इब्डा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इब्डा ये क्या चीज होता है? ये हमारे पास होता है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हम हमारे पास एल्गोरिथमिक जो डिलीवरी है हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि बैंक्स उसको, मतलब वो बैंक्स के अकॉर्डिंग वो कैसे चलता है। मतलब अब सिंपल सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को माइंड में रखें, इसकी डीप जो है उस साइड पे मैं नहीं जा रहा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। उस साइड पे नहीं जाना, क्योंकि सर माइकल ने जो चीजें बताई हुई है वो इतना वो मतलब बाजू बात साइड पे ले जाते हैं तो कंफ्यूज होता है। बल्कि ये जो इब्डा है, मुझे कभी कभार लगता है कि सर ने सिर्फ हमें एक नाम, एक अच्छा सा नाम दे के ना ये चीज को चिपका दिया है, बेसिकली मंथली हाइज लोज की बात हो रही है। खैर, अब ये जो इब्डा है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आपके पास जो होता है एल्गोरिथम, सबसे पहले करीब तरीन जो एरिया होता है वो 3 दिन को देखता है। उसके बाद जो, मतलब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके पास जो एल्गोरिथम के पास ये जो सबसे वैलिड एरियाज, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं आपके जो भी आपने ड्रा किए, वो पहले आपके पास सबसे पहले 3 दिन को देखता है। उसके बाद वो 5 दिन को देखता है। उसके बाद जो है वो 20 दिन तक जाता है। मतलब जो एल्गोरिथम हमारे पास पहले देखता है वो 3 दिन को देखता है, फिर 5 दिन को देखता है, फिर हमारे पास 20 दिन को देखता है। यानी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास जो 20 दिन के चार्ट, मतलब आपने एक दिन का चार्ट ओपन करना है और पीछे 20 कैंडल्स को गिनना है। ठीक है, जो 20 कैंडल्स ने जहां जहां पे लिक्विडिटी, जहां जहां पे ऑर्डर ब्लॉक, जहां जहां पे फिर वैल्यू गैप्स बनाए हुए हैं, बेशक वो डेली या बेशक H4 है, मतलब जिस टाइम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसने वहां पे जो जो सेटअप बनाए हुए वो प्ले होगा और वो रिस्पेक्टेड रहेगा अकॉर्डिंग टू 20 डेज। ठीक है, 20 डेज जो है इसको वैलिड रखता है एल्गोरिथम आपके पास। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो 20 डेज से बाद आ रही है, मार्केट उनको भी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन अगर आप अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना चाहते हो कि यार यहाँ पे इन्वर्जन भी आ गया, यहाँ पे सिंपल फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो फिर आप फौरन से पहले देखोगे कि यार अगर ये इन्वर्जन है कहीं 20 डेज से बाहर तो नहीं। अगर वो 20 डेज से बाहर है तो उस इन्वर्जन को एक दफा के लिए आप रिमूव कर दोगे, आप सिंपल फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आएगा। या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई लिक्विडिटी, आप उसको देखेंगे कि यार अच्छा लिक्विडिटी है, ये क्या 20 दिन की रेंज से बाहर आ रही है या 20 दिन की रेंज के अंदर आ रही है। तो ये चीज अगर आप स्कैल्पिंग करते हो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हो तो 3 दिन और 5 दिन भी आपके पास जो है वो सबसे वैलिड होते हैं। वैसे जो ये होता है ये 20, 40 और 60, मतलब कि 20 दिन फिर 40 दिन फिर 60 दिन। अब अगर आप इसको देखें ये 20 दिन हमारे पास एक महीने के अंदर बनता है, क्योंकि दो हमारे पास ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे हमारे पास ऑफ होता है, तो हमारे पास 20, 21 दिन हमारे पास ये जो ट्रेडिंग के बनते हैं। तो वही चीज है जो मतलब मंथली हाई और लो यहाँ पे जो हम ट्रेड करते हैं वो सर ने मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे जस्ट वही चिपका दिया। तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि जो 1 डे का चार्ट आपने ओपन कर लेना गोल्ड का। अब जैसे ही 1 डे का चार्ट आपके पास ओपन हो चुका है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से 20 दिन गिनने हैं। वैसे जो एक्यूरेट होता है वो आप क्या करो कि मंथ के स्टार्ट से, मतलब कि मंथ का स्टार्ट कहाँ पे है आपके पास, 1 ऑफ अक्टूबर, यहाँ से पहले जो है वो आपने 20 दिन के लेवल्स को मार्क करो। फिर इस तरह नहीं तो आप यहाँ पे इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इस तरह एक एक को गिन के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 20 बार्स को आप कर सकते हो। या सेकंड आपके पास ये बेस्ट वे है कि आप यहाँ से ये टूल लगाएं और यहाँ से इसको एक्सपैंड कर दें। ठीक है, ये आपके पास जो नीचे आ रहा है ना बार्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आ रहा है कि कितनी कैंडल्स हमने यहाँ पे 20 कैंडल्स करनी है। तो ये यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 20 कैंडल्स यहाँ तक हो चुकी है, मतलब 20 बार। अब इस जोन के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इस जोन के अंदर कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऐसा लेवल आ जाता है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट लाजमी करेगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है वो 20 डेज को देता है। ठीक है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी 3 डेज को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 3 डेज को होती है, फिर 5 डेज को होती है, फिर 20 डेज को, फिर 40, 60, इस तरह जो है हमारे पास ये एल्गोरिथम चल रहा होता है। तो ये आप इसको किसी के ऊपर भी देख सकते हो, आप फॉरेक्स के ऊपर भी देख सकते हो और आप यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देख सकते हो। लेकिन मसला ये है कि क्रिप्टो के अंदर ये जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा वैलिडेट नहीं है, इसलिए सर माइकल भी जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, वो उनके कॉन्सेप्ट हैं तो वो कहते हैं कि जी ये नहीं है, मतलब बिटकॉइन को भी शिट कॉइन कहते हैं। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इनकी एक्यूरेसी अच्छे से चाहते हो तो आप फॉरेक्स पे या यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके चेक करें। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है,
ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, ठीक है। हम यहाँ से पीछे जाते हैं, अब काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, या हम यहाँ से अपना जो स्मार्टली टूल है, यहाँ से 20 बार्स को हम डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास बनती है ये 20 बार, ये हैमर वाली जो कैंडल है, यहाँ तक हमारे पास 20 जो बन रही है बार्स बन रही है। अब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या था, 20 था। अब यहाँ इस लेटेस्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा, ये भी हमारे पास जो है 19 बार आ गई। मतलब अगर करंट अकॉर्डिंग भी आप चेक करें तो हमारे पास ये जो यहाँ पे अगर हम रेंज लगाएंगे कल के दिन के बाद यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके लिए जो इब्डा यानी ये 20 डेज का जो लेवल होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक तो आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए जो है मतलब कि 20 डेज सबसे ज्यादा वैलिडेट है। मतलब अगर आपको लेवल्स देख रहे हो तो हर वो लेवल जो 20 दिन के अंदर आता है वो उसी तरह वर्क करेगा, उसी तरह इंपॉर्टेंट होगा, बेशक वो बार बार चलो। अब आप देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट आप कहेंगे कुछ फेयर वैल्यू गैप, आपको बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर लोग बताएंगे कि जी फेयर वैल्यू गैप जब एक दफा टैप हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक जिसमें एक दफा मार्केट रिस्पेक्ट कर दे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। नो डाउट वो जो वैल्यू है वो जब पहली दफा मार्केट उसको टच करने आती है तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट उसको बिल्कुल भूल जाएगी। अगर वो 20 डेज के अंदर आ रहे हैं तो मार्केट जब जब उस एरिया के ऊपर आएगी मार्केट उस एरिया के ऊपर रिस्पेक्ट करेगी। और सेकेंडली जब आपके पास दो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अलाइन हो चुका है आपके पास, मतलब डे का और H4 का एक ही जगह पे, तो हमेशा जो है डे का स्ट्रक्चर विन करेगा। जो हमारे पास H4 का है वो स्ट्रक्चर वो लूज करेगा। मतलब मार्केट प्ले करेगी H4 का, मतलब जो टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है एल्गोरिथम उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्ले करता है, ठीक है। अब जब जहां पे दो टाइम फ्रेम इकट्ठे कंबाइन हो जाए तो कौन सा टाइम फ्रेम लीड करेगा, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास लीड करेगा। अब ये आपको पता लग गया कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो पिछले 20 दिन का भी सारी चीजें आपके पास मार्क होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिस तरह सर माइकल के कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, सारे के सारे लिक्विडिटी के ऊपर, तो जो 20 दिन की लिक्विडिटी है उसको भी आप बाय और सेल मतलब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के साथ भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। और अगर मार्केट बाय साइड पे जा रही है तो नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी उसकी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, बाय साइड लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पे अगर हम इंटरबैंक जो हमारे पास इब्डा के थ्रू अगर हम यहाँ पे चेक करें, इसकी इसको डिफाइन करते हैं, हम आगे वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट चल रही है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब इंटरप्राइज मतलब 20 डेज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास, इसको आप लोगों ने मार्क भी कर लेना है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 20 इब्डा, ठीक है। ये हमारे पास 20 डेज का जो है इब्डा। अब यहाँ पे आपने इस पे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी मार्क कर लेना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बाय स्टॉप कहाँ पे पड़े हुए हैं, पहला जो हमारे पास सबसे ज्यादा हाई लगा हुआ है, देखिए बाय स्टॉप कौन सा, वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हम इसको मार्कआउट कर लेते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये हमारे पास क्या रहेगा, बाय स्टॉप। और सेल स्टॉप हमारे पास कहाँ पड़े हुए हैं, एक सेल स्टॉप ये पड़ा हुआ है, एक सेल स्टॉप ये पड़ा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल सेल स्टॉप है वो कहाँ पे होता है, मुझे आप में से कोई बताएगा। मैंने आपको बताया था किसी भी हाई की लेफ्ट साइड पे अगर, या किसी भी लो की लेफ्ट साइड के ऊपर। अब हाई कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इसकी लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, वैलिड जो होगा वो स्विंग लो होगा, वैलिड लिक्विडिटी का होगा। नो डाउट ये भी स्विंग लो है, ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो आपको मैंने अथेंटिक बताया था जब मैं आपको लिक्विडिटी का टॉपिक पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाई की लेफ्ट साइड पे या किसी भी लो की लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम हाई है वो कौन सा, ये इसकी जो लेफ्ट साइड पे जितने भी स्विंग लो है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये जो बाद में बना हाई के बाद में बना, ये भी स्विंग लो है, ये भी वैलिड स्विंग लो है, मतलब ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपकी आयज ऑथेंटिक होनी चाहिए वो इसके ऊपर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर बुलिश हो और मार्केट में अगर आप ट्रेड प्ले करना चाह रहे हो तो आपके पास जो टारगेट है वो बाय साइड का ही है। और अगर आपके पास बाय साइड को आपने टारगेट करना है तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट को कोई सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए, फिर मार्केट जो है वो आपके पास बाय जाएगी। मतलब कि अगर अटेंशन अटेंशन मार्केट की बाय है, जिस तरह ये अभी है, मार्केट किस ट्रेंड में आप जा रहे हो, आप ट्रेंड में मूव करिए। अगर मार्केट किसी सेल साइड लिक्विडिटी को ले लेती है तो बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के चांसेस मार्केट के बढ़ जाते हैं। लेकिन मार्केट अगर किसी सेल साइड लिक्विडिटी को लिए बगैर अगर किसी बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे चांसेस ये आ सकते हैं कि मार्केट उस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट जो है वो मतलब प्रॉपरली कर पाती है, स्लोली जाती है। अगर नीचे से वो किसी भी सेल साइड लिक्विडिटी को ले लेती है फिर आपके पास कंफर्म हो जाता है। अब आपके पास इफ्डा के अकॉर्डिंग ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी आपने मार्कआउट कर लिया, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है फिलहाल नियरेस्ट इसको मार्कआउट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी आ रहा है। तो अब हम चलते हैं देखते हैं मार्केट को प्ले करते हैं कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, मार्केट हुई, मार्केट आई, मतलब वो ही दिन चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने जाके क्या किया कि इस हाई को वायलेट कर दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। जो बाय साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने इसको ले लिया, ये बाय स्टॉप मार्केट ले चुका। अब हमारी जो नजरें होनी चाहिए वो इस सेल स्टॉप इस सेल साइड लिक्विडिटी पे होनी चाहिए, ठीक है। ये सेल स्टॉप मार्केट इसको लो, इसके बाद हम फिर आगे फर्दर जो है रिवर्सल टारगेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक लिक्विडिटी, इसको हम सिंपल लिक्विडिटी मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक स्विंग लो है।
देखिए ये लिक्विडिटी जरूर है, लेकिन जो सेल साइड अथेंटिक लिक्विडिटी है वो हमारे पास ये पड़ी हुई है। अब चेक करते हैं कि मार्केट क्या करती है। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है, देखें इतनी बड़ी कैंडल बनी है और कहाँ पे जाके रुकी है। अब ये देखिए इसने क्या किया है, इसकी ये जो है इस लिक्विडिटी को क्लीन किया है, चेक करें। ये देखिए क्या होगा, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी इसके नीचे जाके मार्केट ने क्लीन किया, मतलब इतनी बड़ा जो मूव है टू द टिक इस पॉइंट पे आके रुकी है। मतलब इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो सर माइकल के कॉन्सेप्ट्स है ना ये बहुत हैवी हैं, इस सेंस में कि देखिए इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे ट्रम्प ने मतलब वो ट्वीट किया था जिसके ऊपर क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो गई थी, अभी तक क्रैश ही पड़ी हुई है, आल्ट कॉइन तो वैसे क्रैश पड़े हुए हैं। तो अब ये चेक करें कि एक ट्वीट के बाद ये हुआ, और क्या यहीं पे ही क्यों मार्केट आके रुकी है भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे। अब यहाँ से ही मार्केट जब यहाँ पे हुई है उसके बाद नेक्स्ट डे कहाँ से ओपन हो रही है, ऊपर से उसी एरिया से। अब ये सारी की सारी गेम हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी की है। देखिए ये पूरी कैंडल कहाँ तक आई है, इससे नीचे क्यों नहीं गई, इन लेवल से नीचे क्यों नहीं गई भाई, या यहीं से ही क्यों वापस नहीं गई। उसके पीछे रीजन ये है कि ये आपके पास जो है वैलिड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, एल्गोरिथम की कोडिंग है ना। अब ये US 100 खोला हुआ है इसलिए आपको बिल्कुल स्मूथ आके इसने दिखाया, नहीं तो कोई और चार्ट होता तो उसने उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास नॉइज भी देखने को मिलना था। इसलिए मैं कहता हूँ कि US 100 के ऊपर आप ट्रेड क्या करें। ये सेल साइड लिक्विडिटी को लिया, अब जैसे ही सेल साइड लिक्विडिटी को लिया इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया था, ये देखें ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी इसके ऊपर क्लोज करके हाई लगाया, तो नेक्स्ट मार्केट की जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी वो ये हाई था, देखें मार्केट ने जाके उसको लिया, ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट गई है, मार्केट यहां से उठी है और इसके बाद चली गई। अब वही वाली बात कि मार्केट अगर आप ट्रेंड में अगर मार्केट किसी सेल साइड लिक्विडिटी को ले लेती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को जाके हैंड करे। अब आपकी ट्रेड हमारी यहाँ से बनी थी और यहाँ से फर्दर ये नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट करना था, किया। और अभी किस तरह किया, ऑन दी बिहाफ ऑफ वही 20 डेज की जो इब्डा की हमारे पास टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक और चीज आपको बता देता हूँ सीजनल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, सेकंड फेब जो आ जाता है, मतलब आप इस तरह करें कि जो लास्ट दिसंबर है ना, मतलब दिसंबर का जो लास्ट वीक है उससे ले वहां से स्टार्ट होती है सीजनल टेंडेंसी। और हमारे पास जो सेकंड जो होता है ना वीक होता है हमारे पास फेब का, उस तक हमारे पास जो है सीजनल टेंडेंसी चलती है। मतलब इसके अंदर मार्केट जो है उसके बायस भी प्रॉपरली क्लियर नहीं होते, मार्केट जो है वो वहां पे इन शॉर्ट वर्ड गंद कर रही होती है, मार्केट मैनिपुलेट कर रही होती है। अब मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो अभी क्लासेस ले रहे हैं, आपका बैच कंप्लीट होते होते तकरीबन कोई 8-10 नवंबर हो जाने, तो फिर आपके पास नवंबर का टाइम होगा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। और दिसंबर में जब आप जाएंगे, एंड ऑफ दिसंबर में आपको ऑलरेडी एडवांस में बता रहा हूँ कि एंड ऑफ दिसंबर के अंदर वैसे ही जब हमारे पास क्रिसमस आ जाता है, कि हमारे पास ये जो इवेंट आ जाता है वो वैसे ही मैनिपुलेट होता है। और उसके बाद जो पूरा जनवरी है वो पूरा का पूरा मैनिपुलेट होता है। फेब भी हमारे पास जो है हाफ जो है वो मैनिपुलेट होता है, उसके अंदर मार्केट जो है वो गड़बड़ करती है। अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो मैं ये आपको कभी भी नहीं कहता कि आप जो है इधर जाके ट्रेड करो। मतलब इस टाइम के अंदर दिसंबर के लास्ट वीक से लेके फेब के सेकंड वीक तक आपको कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करनी है तो प्रॉपरली करें, मतलब जो एक्सपीरियंस बनता है वो तो जाहिर सी बात है कर सकता है, लेकिन जो बिगिनर बनता है उसके लिए ये जो चीज़ है थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो होप सो ये जो इब्डा के बारे में और जो चीज अभी बताई है ये आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो अब हम चलते हैं अपना जो टॉपिक मेन है सीक एंड डिस्ट्रॉय के ऊपर। तो मुझे पहले ये बताएं कि ये आपको जो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक ये समझ में गुड है, बेस्ट है। तो अब हम चलते हैं अपना अगेन लर्निंग वाले चार्ट के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो है सीक एंड डिस्ट्रॉय। अच्छा, सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है, जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मींस के किल करना, मतलब आपको मार्केट में डिस्ट्रॉय करना है। अब आपको पता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, अभी भी आने वाले टाइम के अंदर भी आप बहुत कुछ सीखोगे, आपने सारा कुछ कर लिया, आप सेशंस में भी जाते हो सारा कुछ आपने देख लिया, उसके बाद भी आपको मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करती। उसके पीछे रीजन आ जाती है सीक एंड डिस्ट्रॉय। आप मतलब हर टाइम मार्केट में बैठे होते हो, आपको पहले तो आपको टाइमिंग्स का नहीं पता था, अब आपको टाइमिंग्स का पता लग गया, अब आपकी जो एक्यूरेसी है वो ओवर बढ़ चुकी होगी। अब जो सीक एंड डिस्ट्रॉय है उसके अंदर ये होता है कि आपको नेक्स्ट डे का भी पता लग जाता है कि मार्केट उसके अंदर क्या करने वाली है। अब मार्केट डिस्ट्रॉय करती है आपको, डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको पता लग जाता है, जो टेक्निक मैं आपको बताने लगूं। अब सीक एंड डिस्ट्रॉय आता क्या है और होता क्या है, सबसे पहले ये चीज माइंड में रखें कि कोई भी गड़बड़ मार्केट के अंदर, मतलब कि मार्केट के एल्गोरिथमिक डिलीवरी को छेड़ा जाए, उसके अंदर जो स्मूथनेस है, जो उसकी कोडिंग है, उसको छेड़ के मार्केट मेकर मैनुअली आके इसको अंदर आके इसके अंदर चेंजिंग करें, इसको जहां पे उन्होंने भेजना है वो वहां पे भेजें, वो हमारे पास आ जाता है सीक एंड डिस्ट्रॉय के अंदर। उसके अंदर एल्गोरिथम अपना काम स्मूथली नहीं कर रहा होता, मार्केट मेकर उसकी कोडिंग उसके अंदर जो उसका अप एंड डाउन है उसके अंदर खुद आके चीजों को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद मार्केट उनके अकॉर्डिंग मूव करती है, मार्केट मेकर्स के अकॉर्डिंग। फिर हमारे वहां पे कोई कॉन्सेप्ट भी मूव मतलब जो हमने सीखा हुआ है वो वहां पे वर्क नहीं करता, क्योंकि जो हम सारी स्टडी कर रहे हैं वो एल्गोरिथम की कर रहे हैं। जब एल्गोरिथम ही उस टाइम पे काम नहीं कर रहा तो फिर जो हमारा सारा कुछ सीखा हुआ है वो भी क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि मेन रीजन क्या है कि भाई वो मार्केट मेकर का जहां पे दिल करेगा वो मार्केट को फेंकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो के अंदर देखें तो क्रिप्टो जो है अभी कुछ दिन पहले तबाह हुई है। वो क्यों तबाह हुई है, अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे एक बाइंग और सेलिंग प्रेशर वाला भी बड़ा अच्छा
मतलब यहाँ पे एक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बाइंग और सेलिंग प्रेशर पे ही मार्केट चलती है ये वो। अब यहाँ पे जो एक ट्वीट सिर्फ जो है ट्रम्प एक ट्वीट करता है वो टैरिफ वाला चाइना पे और ये वो, तो उस ट्वीट की वजह से मार्केट 90% नीचे गिर जाती है। ठीक है, फिर उसी ट्वीट के फौरन बाद 1 घंटे के बाद मार्केट फौरन जो है वो तकरीबन 500% 400% रिकवरी भी कर लेती है। क्या ये मार्केट कंट्रोल नहीं है? और यहाँ पे ये चीज आप छोड़ें, इसके अलावा कुछ वॉलेट्स आप ट्रैक करें, ये जो सुपर लिक्विडेशंस होती हैं, हीट मैप्स को आप देखें। जब मतलब कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स ने शॉर्ट ओपन कर दी थी, जो ट्रम्प का ट्वीट आने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, मैं बल्कि एक अकाउंट चेक कर रहा था, उसने पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर प्रॉफिट किया है सिर्फ ट्रम्प के ट्वीट करने से 15 मिनट पहले। मतलब उसने शॉर्ट ओपन की थी। अब वो कैसे ओपन किया शॉर्ट, ये किस तरह थी, सारा इनसाइडर डाटा होता है, ये सारी कंट्रोल्ड होती है, मार्केट मेकर ने जान के मार्केट को नीचे फेंका, वो एल्गोरिथम ने नहीं फेंका। और ये जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखे ना, तो वो आप समझ जाए कि यहाँ पे एल्गोरिथम वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे मार्केट मेकर वर्क कर रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़े बड़े मूव पिन किए ही नहीं गए। ठीक है, इसकी कोडिंग के अंदर सर माइकल कहते हैं कि इसकी कोडिंग के अंदर बड़े बड़े मूव्स है नहीं। बड़े बड़े मूव्स हमेशा आपको कब न्यूज के इवेंट्स को दिखा के, न्यूज का इवेंट का बहाना करके आपको बड़े मूव्स दिखाए जाते हैं। एल्गोरिथम की कोडिंग के अंदर ये चीज नहीं पिन की गई कि जी आपने बड़े मूव्स करने हैं। अब सीक एंड डिस्ट्रॉय में होता क्या कि मार्केट जो है वो आपको किल करती है। किल इस तरह है कि अब आपको पता है कि यार मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी ले लिया, फॉर एग्जांपल आप बुलिश हो, ठीक है, मार्केट के पास एक स्विंग लो था, मार्केट आई, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लिया। ठीक है, अब उसको क्या जाना चाहिए था, बाय जाना चाहिए था। वो बाय जाएगी भी, ये नहीं कि नहीं जाएगी, जाएगी भी, लेकिन मार्केट या तो स्लो होगी या क्या होगी, आपके टीपी के पास जाने से पहले फर्दर नीचे आ जाएगी। अब ये क्या होगा कि आपके स्लो को ले लेगी, फिर जाएगी, फिर बेशक जाके आप इस हाई को ले ले। मतलब कि मार्केट एक तो रेंज में लगी रहेगी और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर विक्स लग रही होगी। मतलब जब आपने यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडिटी इसको आप टारगेट कर रहे हो, मार्केट इसकी तरफ नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड लंबी सी विक लगाएगी, उसके बाद पता लगाओ वो ऊपर चले जाए, या एक ही कैंडल ऐसी यहाँ पे बने जो नीचे भी चले जाए ऊपर भी चले जाए। मतलब कि उस टाइम मार्केट आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वर्क नहीं कर रहा होगा। आप जहां पे भी ट्रेड लेंगे मार्केट जो है वो गड़बड़ कर रही होगी। दूसरी एक चीज ये कि जब भी मार्केट ने गड़बड़ करनी होती है, मार्केट के अंदर से डायरेक्शनल मूव खत्म हो जाता है, मार्केट जो है वो रेंज के अंदर चली जाती है। जब भी गड़बड़ होती है ये रेंज के अंदर होती है, और ये सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है। मतलब मार्केट जब आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है। एक सीक एंड डिस्ट्रॉय जो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में जाके बताता हूँ, और जो मेन सीक एंड डिस्ट्रॉय आप उसको समझ लें कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट जो दुनिया को अफेक्ट करता है, उस दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय। दुनिया के अंदर जंग स्टार्ट हो जाती है, दुनिया के अंदर कोई टैरिफ लग जाता है, दुनिया के अंदर कोई मतलब अमेरिका के अंदर खुसूसन अगर इलेक्शंस आ जाते हैं, क्रिसमस आ जाता है, कोई ईद का इवेंट आ जाता है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारे पास हट गया, हर चीज से हटके अनएक्सपेक्टेड है, वो आ जाता है, तो मार्केट क्या करती है, सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है। मार्केट आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने चली जाती है उस दिन। ठीक है, एक तो सिंपल होती है सीक एंड डिस्ट्रॉय जो कि हम एल्गोरिथम की स्टार्टिंग जो एल्गोरिथम करता है, एक वो होती है जो मार्केट मेकर करता है। मार्केट मेकर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एल्गोरिथम का होता है ना, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका भी सीक एंड डिस्ट्रॉय। और सेकेंडली एक और चीज माइंड में याद रखें कि जब आप न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बैठे हुए हैं 9 बजे, जैसे ही हमारे पास मतलब 9 बजते हैं, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते साथ अगर मार्केट स्पीड से 9 बजे तक एक ही डायरेक्शनल मूव कर रही है, तो समझ जाए मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय के अंदर है, क्योंकि हमने 9:30 के बाद एंटर होना होता है, और 9:30 के बाद मार्केट जो है वो क्या करने लग जाती है, सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है। और सीक एंड डिस्ट्रॉय जो होता है, ये जो गड़बड़ होती है हमेशा एएम सेशन के अंदर होती है। जिस दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय है, पीएम सेशन आपके पास ठीक होगा, मतलब जो रात वाला सेशन होता है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, वो आपके पास ठीक मूव कर रहा होगा जिस दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय होगा। अब ये सीक एंड डिस्ट्रॉय का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि यार इस टाइम मतलब मार्केट ने सिर्फ गड़बड़ करनी होती है। और 9 बजे तक अगर मार्केट वन डायरेक्शनल मूव कर रही है आपके पास न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, तो समझ लें आगे वाला जो न्यूयॉर्क सेशन है वो सीक एंड डिस्ट्रॉय करेगा, उसके अंदर मूव नहीं आएगा। और बाकी अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि हर ग्लोबल इवेंट के ऊपर हमें पता लगे कि सीक एंड डिस्ट्रॉय बेशक हमारी ईद है, बेशक वो जो क्रिश्चियन की मतलब जो क्रिसमस आता है वो है, उसके अलावा कोई भी जंग, मतलब जिस तरह अब ये टैरिफ वाला जो केस आया था, मतलब कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर, अब ये जो बड़ी कंट्रीज है, अब इनकी भी अगर आपस में वार होती है, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, तो भी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की जाएगी। अब इसका जो मतलब ये होता है कि एल्गोरिथम आपको दिखाता है कि मार्केट मेकर ने यहाँ से या तो पैसा निकाल लिया, कुछ हो गया ऐसा। हालांकि ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, ये मार्केट बेसिकली कंट्रोल्ड है। ये वेट करते हैं कि आप लोगों का स्टॉप लॉसेस हंट किए जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट करने में ही तो फायदा है। इंस्टीट्यूशनल का क्या फायदा है कि उनको सस्ती चीजें मिल जाती हैं, मतलब उनको नीचे से बाय करने को मिल जाता है, या उसको प्रीमियम से सेल करना उनको मिल जाता है। और जो बाकी ब्रोकर्स का क्या बेनिफिट है कि उनको फीस मिल जाती है, जब ट्रेड कार्ड्स होते हैं या अकाउंट वॉच होते हैं, तो उनका वहां पे बेनिफिट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो मिलके ना गेम चल रही होती है। तो अब ये हो गया, उसके अलावा आप ये चीज माइंड में रखें कि जब भी बैंक हॉलीडे आ जाए, जब भी बैंक हॉलीडे आ जाए आपके पास सीक एंड डिस्ट्रॉय है। कैसे आपको पता लगेगा, आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाना। अब हमेशा आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन होनी चाहिए। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप इसका फिल्टर लगाएं, यहाँ से पाकिस्तानी टाइम नहीं होना चाहिए यहाँ पे,
UTC-4 होना चाहिए जैसे कि मेरा है। उसके बाद आप यहाँ से ये येलो वाले को ऑफ कर दो और ये अप्लाई फिल्टर हमने कर दिया। अब हमारे पास जो बैंक हॉलीडे है ना वो व्हाइट कलर से आएगी, ये देखिए। यूएसडे की जो हमारे पास बैंक हॉलीडे आ रही है, ये बेसिकली वैसे तो संडे को ही आ रही है, लेकिन बिल्कुल संडे को ही आ रही है, लेकिन संडे के अलावा भी हमारे पास ये बैंक हॉलीडे एक या दो हमें देखने को एक महीने के अंदर मिलती है। जिस टाइम भी बैंक हॉलीडे आ जाए, मार्केट हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय करेगी, मार्केट मूव नहीं करती। और अब इसके अंदर क्या चीज है, एल्गोरिथम आप लोगों को ये दिखाता है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, बैंक्स नहीं बैठे हुए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर रही। लेकिन मार्केट एट द एंड आपको क्या कर रही होती है, किल कर रही होती है। कोई भी बड़ी न्यूज आ जाती है, एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई, उस टाइम भी मैंने आपको ट्रेड करने से क्यों मना किया था, उसके पीछे रीजन यही थी कि सारी सीक एंड डिस्ट्रॉय की, उससे पहले मार्केट जो है वो गड़बड़ करती है। आप हमेशा ये चीज माइंड में रखें, न्यूज है ना, न्यूज से पहले मार्केट जो है वो मार्केट हमेशा गड़बड़ कर रही होती है। मतलब वो जो टाइम होता है न्यूज वाला, और न्यूज से पहले मार्केट मैनिपुलेट कर रही होती है। न्यूज के बाद मार्केट ने उधर ही जाना है जिधर एल्गोरिथम ने जाना है। मतलब एल्गोरिथम के अंदर कोड कर दिया गया है कि जो हमारे पास गोल्ड है उसने 5,000 को टच करना है, तो वो न्यूज के बाद 5,000 को जाके टच करेगा। वो जो न्यूज का टाइम होता है 2 घंटे, सिर्फ न्यूज का इंपैक्ट रहता है, उसके अंदर मार्केट भी आप लोगों को जस्ट किल करती रहती है। सेल की न्यूज आई तो मार्केट जो है वो सेल जाने लग जाएगी, लेकिन 2 या 3 घंटे के बाद जो है एल्गोरिथम फिर अपनी प्रॉपर वर्किंग में आ जाता है और स्लोली स्लोली अपने टारगेट की तरफ चला जाता है। तो हमेशा आपने न्यूज के दिन भी अवॉइड करना है, क्योंकि उस दिन भी सीक एंड डिस्ट्रॉय आ जाएगा। अब ये आपको पता लग गया कि ये जो एनएफपी की न्यूज होती है, सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी की मीटिंग, ये 4 न्यूज, उसके बाद बैंक हॉलीडे, और बैंक हॉलीडे के बाद भी बाजूकात आपको जो है वो सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल जाता है। और बैंक हॉलीडे आपके पास वीकेंड को होती है, सैटरडे संडे को। आपको मंडे वाले दिन मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं मिलता, मतलब मार्केट के अंदर कोई अ, अच्छा, आप अगर ट्रेड करो तो आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिलती। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी बैंक हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन होती है, मार्केट वहां पे गड़बड़ करती है। आप हमेशा अपनी हिस्ट्री देख लें, मंडे वाले दिन मार्केट का जो मूव है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, बाजूकात जो है मंडे आपको तंग करेगा। तो अगर आपके टारगेट्स पूरे हैं तो आप इजी हैं, तो आप मंडे को भी ट्रेड करने से अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास ये गिन के तकरीबन को 12-13 दिन बनते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब आपके अंदर से वो जो गैम्बलिंग वाला जो चीज है ना, वो वैसे ही फीचर जो है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए, ये चीजें सुन के। कैसे कि आपके पास तकरीबन जो है 4 दिन तो वो निकल गए, जो हमारे पास न्यूज़ेस वाले हैं। और हमारे पास तकरीबन 8 हमारे पास वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे के, नहीं तो 8 और 4 हमारे पास तकरीबन 12 दिन हो गए। और 12 के अलावा तकरीबन 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमारे पास मार्केट नॉर्मली सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है, मतलब नॉर्मली मार्केट जो है वो आप लोगों को किल कर रही होती है। वो हमारे पास मिला के तकरीबन हमारे पास ये तकरीबन 17 to 18 डेज बनते हैं। 17 से 18 दिन हमारे पास जो है वो ट्रेड करने के नहीं होते, पीछे बचते कौन से हैं? वही तकरीबन 12 दिन, 13 दिन या 14 दिन हमारे पास होते हैं, अगर आप मंथ में से देखें, क्योंकि मंथ में आपके पास 30 डेज होते हैं। तो अब 12 दिन आपके पास सिर्फ ट्रेड करने के होते हैं, इसके अंदर आपने प्रॉपरली ट्रेड करनी होती है। अब इन सारी चीजों से अगर आप बच जाते हो तो सवाल ही पता नहीं होता कि आप क्या करें, लॉस करें। अब ये तो आपको पता लग गया कि कुछ टाइम का न्यूज़ की वजह से। अब जो दूसरे 4-5 दिन होते हैं जिसके अंदर मार्केट जो सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है, उसको हम कैसे चेक करते हैं, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मतलब सबसे पहले हमने इसमें 3 डेज का और 5 डेज की एवरेज जो है ना वो डे की रेंज निकालनी होती है। बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल इस सेंस में कि पहले 3 दिन का हाई लो पकड़ो, कि मतलब जिस तरह आप इसके ऊपर जाएं, ऊपर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। ये हमारे पास लो आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ये हमारे पास ओपन आ रहा है। तो इसका हाई लो लो, इसका हाई लो लो, इसका हाई लो लो, फिर इनको प्लस करो। फिर प्लस करने के बाद जो डाटा आपके पास बन रहा है उसको फिर डिवाइड बाई 3 करो। मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसकी जगह पे मैं आपको एक शॉर्ट सा तरीका बताऊंगा। क्या याद करोगे आप लोग कि आपको मैं हमेशा शॉर्टकट ही सिखाता हूँ, फिर भी आप लोग जो है ना को प्रॉपरली इतने खास मुझे मेरे अकॉर्डिंग वर्क करते हुए नजर नहीं आते। खैर, आने वाले टाइम के अंदर होप सो आप आ जाओगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इंडिकेटर्स के सेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, मैं लंबे छोटे प्रोसेस के अंदर आपको डाल ही नहीं रहा। यहाँ पे आपके पास एक इंडिकेटर पड़ा होता है, एवरेज डे रेंज। ये देखिए, ये मेरे पास पड़ा है एवरेज डे रेंज। आपने इस इंडिकेटर को लगा लेना है। ठीक है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास इंडिकेटर लग जाएगा चार्ट के ऊपर। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास इंडिकेटर लग चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ADR 1 आ रहा है, आपके पास ADR 14 आ रहा होगा जब आप इसको करेंगे। एग्जैक्टली ADR 14 ही आपके पास आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है कि आप इसमें सीक एंड डिस्ट्रॉय में नेक्स्ट डे का मूव प्रिडिक्ट करते हो कि नेक्स्ट डे मार्केट गड़बड़ करने वाली है या नेक्स्ट डे मार्केट स्मूथ होने वाली है। ठीक है, अब जब भी गड़बड़ करेगी मार्केट, ठीक है, अब यहाँ पे है ना, अब जब भी इनसाइड डे बनता है तो मार्केट ने गड़बड़ करनी होती है। ठीक है, जिस तरह आपको कहीं पे भी इनसाइड डे मिल जाए ना, वो समझे कि मार्केट वहां पे गड़बड़ है। मतलब कि अगर ये जो कैंडल है ना ये इनसाइड बनी है इसके, तो प्रीवियस डे के, तो ये हमारे पास इसने क्या की हुई है, गड़बड़ की हुई है। तो अब यहाँ पे सीक एंड डिस्ट्रॉय में भी यही होता है कि वो मूव नहीं करती मार्केट, एक रेंज के अंदर चलती रहती है, कभी हाई ले रही होती है, कभी लो ले रही होती है, कभी किधर से, कभी बायर्स को ट्रैप, कभी सेलर्स को ट्रैप। यही सारा जो है चक्कर चल रहा होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय के अंदर। अब इसको चेक कैसे करना है, जिस डेट से आपने अगले दिन का मूव देखना है, मतलब कि ये वाला दिन है,
इससे आपने अगले दिन का मूव देखना है। सबसे पहले आपने इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, मतलब इसका इस दिन को क्लोज होने में जो भी टाइम रहता है आपने उसका वेट करना है कि दिन जो है हमारे पास कब क्लोज होगा। ठीक है, उसका वेट करना है कि कितना टाइम लगेगा। जैसे ही वो दिन आपके पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। जिस दिन से आपने नेक्स्ट चेक करना है उस दिन पे आपने चेक करना है ADR 1। अब जैसे कि इस दिन से मैंने अगले दिन का चेक करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये हमारे पास जो है दिन क्लोज नहीं हुआ। हम यहाँ पे ले लेते हैं इसी को। अब ये है कि हमने नेक्स्ट डे को देखना है, तो इसके ऊपर जो है वो ADR 1 चेक करूंगा। ठीक है, ADR 1 चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा, मैं इस इंडिकेटर के सेक्शन के अंदर जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 14 आ रहा होगा, मैं 14 ही कर देता हूँ। ऐसे आप लोगों के पास ADR 14 आ रहा होगा। ठीक है, आपने को सिर्फ दिन में आके इसको एक दफा करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फर्स्ट टाइम आपने आना है आके आपने न्यूज़ेस देखनी है, न्यूज़ेस देखने के बाद आपने ADR चेक करने हैं, यानी एवरेज जो डे रेंज है उसको चेक करना है। अब आपने क्या करना है कि जो लास्ट कैंडल है उसका ADR 1 चेक करना है। आपने इसकी सेटिंग में जाना है, इसको करना है 1। ओके किया। ओके करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया या वैसे ही कर्सर लेके आए, तो आपके पास क्या नीचे में लिखा हुआ आ रहा है, 168.9। मतलब कि अगर एक दिन की डे रेंज निकालें लास्ट की, वो आपके पास क्या बन रही है, 168.9। मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ, ADR 1 जो आपके पास वो क्या आ रहा है, 168.9। ठीक है, ये देखिए क्या आ रहा है। अब आपने इससे जो पिछली कैंडल है उसका ADR 3 और ADR 5, मतलब कि इससे पहले 3 दिन और 5 दिन की डेली की रेंज आपने चेक करनी है। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म, आप इस पे गए, इसको जाके 3 कर देना। और मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपको एक दफा करना पड़ेगा, बार बार आपको नहीं आके करना पड़ेगा दिन में, जस्ट आपने एक दफा इसका आपने ADR 1 चेक कर लिया था। अब इसका आपके साथ लेना देना खत्म हो गया, अब छोड़ दें। अब आपने ADR 3 और ADR 5 आपने इससे प्रीवियस कैंडल का चेक करना है, वो आपने इसका चेक किया। तो आप इसके ऊपर आए तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ADR 3 आपके पास आ रहा है 518.5। मतलब कि हमारे पास जो ADR 3 है वो 5 ये आ रहा है, मतलब 518.5। अब ADR जो हमारे पास 5 है वो हमारे पास क्या आ रहा है वो हम चेक करते हैं। ADR 5 भी आपने इसी कैंडल का चेक करना है, ये नहीं कि आप उससे पीछे चले जाए। लेटेस्ट कैंडल का ADR 1, उससे प्रीवियस कैंडल का ADR 3 और ADR 5 वो खुद ब खुद ही जो है इंडिकेटर आपको कैलकुलेशन करके दे रहा है। आपने इसके ऊपर कर्सर लेके आना है, तो ये आपको ADR 5 भी बता रहा है। ADR 5 आपके पास क्या आ रहा है, 524। 5 किया तो ये आपके पास आ रहा है 524। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये जो डाटा हमने निकाला है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, आपका जो मेन टास्क है वो आपका ये है कि आपने ADR 1 को चेक करना है। अब ADR 1 क्या आपके पास ADR 3 है और ADR 5 से बड़ा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि ADR 1 जो आ रहा है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 169 कह लेते हैं। लेकिन अगर आप ADR जो 3 चेक करें वो आपके पास बन रहा है 518, यानी 518। और अगर आप ADR 5 को चेक करें तो वो आपके पास आ रहा है 524, मतलब कि उसकी रेंज के अंदर ही ADR 1 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगले दिन कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली मार्केट के अंदर, अगला दिन स्मूथ है। गड़बड़ कब होती है, जब ये ADR 1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ADR 1 अगर ये 600 हो जाता, अगर ये ADR 1 हमारे पास 600 हो जाता, तो कल यानी आने वाले दिन मार्केट ने क्या करना था, सीक एंड डिस्ट्रॉय करना था, मार्केट ने गड़बड़ करनी थी। लेकिन हमारे पास जो है वो मार्केट ने गड़बड़ नहीं की। और दूसरी बात ये कि जब ADR 1 हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा आ जाए ना, एज कम्पेयर टू ADR 3 ADR 5, उससे आगे आपके पास कोई हाई जो मूव है एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन आप उस साइड पे ना जो वो फिर डीप बातें हो जाएंगी, फिर वो क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं उस साइड पे अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमने चीजों को इजी रखना है। क्योंकि आप लोगों को अभी ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप लोगों को डीप साइड पे नहीं लेके जाना कि आपको स्टडी करवाने लग जाओ और आपको पता लगे ट्रेडिंग से निकल जाओ, आप स्टडी के चक्कर में ना स्टडी हो रही है ना ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी जस्ट आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड बता रहा हूँ। कभी फिर जब कोर्स के बाद इंशाल्लाह टाइम मिला आप लोगों को तो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह बैठ के डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी पता है तो जो मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग हैरान होंगे कि यार ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं, और वो नॉलेज की चीजें हैं। वो भी सर माइकल को टाइम दे दे के ही सीखा हुआ, नहीं तो यहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिखा सके। तो खैर वो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी की हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या सीन होता है। अब यहाँ पे मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ। हम सीक एंड डिस्ट्रॉय को खुद आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी बड़ा मूव आ जाए, एक चीज ये भी याद रखें, जब भी मार्केट के अंदर बड़ा मूव आ जाए उससे अगले दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय भी पॉसिबल होता है। अब जिस तरह ये बड़ा मूव आ गया, ठीक है, अगर आपने चेक करना है इसको कि अगले दिन मार्केट क्या करेगी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो है वो ADR 1 चेक करना है। हम इस कैंडल पे आते हैं और हमने क्या किया है, इसका जो ADR 1 चेक किया है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 1218। 1 हमारे पास जो आ रहा है 1218 आ रहा है। ठीक है, ये चेक करें। अब उसके बाद ADR 3 की बात करते हैं, वो हमारे पास प्रीवियस कैंडल का होगा। और ADR 5 भी हमारे पास प्रीवियस कैंडल का होगा, वो इस कैंडल का चेक करते हैं। ADR 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 283। सर आपकी स्क्रीन ना क्लियर नहीं आ रही, लग रहा है जूम हुई है ज्यादा ही। मे भी कोई इंटरनेट का नहीं सर, प्रॉब्लम अभी है भी शायद। चले रिकॉर्डिंग को देख लेना।
मे बी क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा, अब जो हमारे पास एडीआर 3 हमने चेक किया वो कितना आ रहा है, 283। अब एडीआर 5 भी हम इसी का ही चेक करेंगे, एडीआर 5 पे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एडीआर 5 के ऊपर गए, ठीक है, हमने जाके इसके ऊपर चेक किया, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 273। अब यहाँ पे चेक करें, जो एडीआर 1 था, मतलब ये जो था, इसने एडीआर 3 और एडीआर 5 दोनों को ब्रेक कर दिया। ठीक है, दोनों की रेंज को ब्रेक कर दिया। अगर तो एक की रेंज ब्रेक हो जाए, एडीआर 3 की ब्रेक हो जाए, तो आपके पास खैर है, या एडीआर इनमें से एक की रेंज भी आपके पास ब्रेक कर दे तो खैर है। लेकिन अगर दोनों की आपके पास रेंज ब्रेक हो जाए, तो फिर अगले दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय मार्केट करती करती है, लाजमन होता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम की चीजें। अब यहाँ पे चेक करें, जो एडीआर 1 है वो कितना है, 1218 है। वैसे नॉर्मल चेक करें, एडीआर 3 और एडीआर 5 चला 283 273, अच्छी खासी जो है वो रेंज से बाहर चला गया था। अगले दिन का मूव चेक करें कितना छोटा सा है, और अगले दिन चला भी सीक एंड डिस्ट्रॉय होगा। चेक कर लेते हैं हम जाके, इस बड़े मूव से आके हम इसको मार्क करते हैं। ये वाली कैंडल है, हम इसको यहाँ से, ये हमारे पास जो है पूरे दिन का मूव था। अब यहाँ पे चेक करें उसके बाद क्या होता है, यही है। ये नीचे से मैं इंडिकेटर भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये और ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब चेक करें, हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। उससे अगले दिन चेक करें, ये मूव है, क्रैश है। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी, उस दिन, उससे अगले दिन क्या चल रहा है, सीकंड डिस्ट्रॉय चल रहा है। मार्केट ऊपर गई, हाई लिया, फिर लो लिया, लो लेने के बाद फिर हाई ले रही है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर हाई लिया, फिर लो ले रही है। अब इन लोज को लिया, क्या मार्केट कर रही है, हाई लो। अब ये देखिए, लो लगा, लॉन्ग टेल विक फिर लगी। मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपको विक्स देखने को मिल रही होती है। देखें किस तरह का मूव है। ये सारे पास आपके पास जो सारा का सारा क्या है, सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडीआर ब्रेक हुए हुए थे। इसके जो ये एडीआर थे 1218 थे, उससे पहले जो थे वो 278 और 270 समथिंग ये चल रहे थे हमारे पास। ये जो उसने ब्रेक किया तो उससे आगे आप देख सकते हैं लाइव जो है मार्केट ने क्या की हुई है, गड़बड़ की हुई है पूरा दिन। ये देखिए, लॉन्ग टेल कैंडल्स मिल रही है, विक्स मिल रही है, मतलब इन्होंने क्या की हुई है कि यहाँ पे जो है वो गड़बड़ की हुई है। स्टॉप लॉस हंटिंग देखिए, एक रेंज के अंदर चल रही है। तो ये हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय है, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, आपको समझ आ गया सीक एंड डिस्ट्रॉय की? जी सर। ओके, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एंट्री टेक्निक को पढ़ेंगे।